नमस्कार दोस्तों, 24 जुलाई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट से सीक्रेसी ऑफ वोट इज अ मस्ट इन एनी इलेक्शन। यहाँ पे बातचीत किस कंटेक्स्ट में हो रही थी? देखिए, 1989 में इलेक्शंस हुए थे आपके अर्स्टवाइल बिहार के स्टेट में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उस समय पे जो अनडिवाइडेड बिहार था वहां पे इलेक्शन हुए 1989 में, और बूथ कैप्चरिंग का इल्जाम लगा कुछ लोगों के ऊपर। हुआ क्या था कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन गया और एक बीजेपी सपोर्टर जो कि वोट डाल रहा था उसने जबरदस्ती जो स्लिप होती है, वोटिंग स्लिप होती है, उस वोटिंग स्लिप को छीन लिया। इन लोगों के ऊपर बूथ को कैप्चरिंग का इल्जाम लगा। ठीक है, 1999 में इनको 6 महीने की सजा हुई। तो सोचिए, ये बूथ कैप्चरिंग का इल्जाम, जबरदस्ती वोटिंग डलवाने का इल्जाम 1989 में लगा। 1999 में ट्रायल कोर्ट ने इन लोगों को 6 महीने की सजा दी। फिर इसके खिलाफ एक काउंटर अपील फाइल हुई और वो काउंटर अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग रही 19 साल के लिए। तो 1999 से 19 साल कितना हो गया? 2018। फाइनली हाई कोर्ट ने अपनी जो डिसीजन था वो सुनाया और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील गई, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यहाँ पे ये बोला है कि ये जो 8 लोग हैं, इन्होंने जो कुछ भी अर्स्टवाइल बिहार के स्टेट में 1989 में किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मतलब कि ये जो गलती हुई थी 1989 में इन लोगों से, इनके लिए एक तो पहली बात, इन लोगों को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी। तो 1999 में इनको 6 महीने की सजा दी गई थी। उस सजा को भी प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा केस 19 साल के लिए, और फिर 3 साल सुप्रीम कोर्ट को लग गए हैं एक बात को बताने को। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बता रहा है? सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है कि जब भी वोटिंग पड़ती है तो वोटिंग में जो सीक्रेसी का एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब जब आप वोट डालने जा रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को जब आप वोट डाल रहे हो, तो ये आपके अलावा किसी और को नहीं पता होना चाहिए कि आपने क्या वोट डाला है। ठीक है ना? क्योंकि होता यह है कि जब इलेक्शन चल रहे होते हैं तो इलेक्शन में काफी गर्मा गर्मी होती है। तो हो सकता है कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी का गुंडा टाइप का वोटिंग स्टेशन के बाहर खड़ा हो, अब आप वोटिंग दे के बाहर निकले और उसको ये पता चल गया कि आप उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट नहीं दे के आओ जिसको वो चाहता है कि आप वोट दो, तो आपसे बदला निकाल रहा है, आपके खिलाफ कुछ उल्टी सीधी काम कर रहा है। तो ये सब चीजें बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जिसमें साफ साफ भाई आप वोटिंग डालने जा रहे हो, और अगर आपने मान लो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट डाला और वहां के आसपास के जो लोकल गुंडे हैं वो चाहते हैं आप उसको वोट ना डालो, तो आपको विक्टिमाइज किया जा सकता है। तो ये विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। साफ साफ ऐसा जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह बोल रहे हैं इस जजमेंट को सुनाते वक्त। फिर एट द सेम टाइम ये भी बोल रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग का अटेम्प्ट, बोगस वोटिंग कराने का अटेम्प्ट, ये क्राइम्स हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, और इनको आयरन हैंड्स के साथ डील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के क्राइम रूल ऑफ लॉ को अफेक्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को अफेक्ट करते हैं। किसी को भी इस बात की परमिशन नहीं देनी चाहिए कि वो राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन को वायलेट करे। ये जो डेमोक्रेसी है और ये जो फ्री इलेक्शंस हैं, दे आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा जस्टिस शाह ने बोला है। और इस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए लोगों के पास अपनी फ्री चॉइस है कि वो जिसको चाहे उसको वोट डाल सकते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जिसको वोट डाल रहे हैं इस बात को पब्लिकली अनाउंस ना किया जाए, सबको दुनिया भर को ये ना पता चलता फिरे कि उन्होंने किसको वोट डाला है। समझ गए आप इस पॉइंट को? अब यहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान लेके आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस नियम कानूनों को पढ़ो। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक्ट है, सेक्शन 39 इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। ये सेक्शन 39 क्या बोलता है? तो इसके अंदर आप देखोगे कि भाई बैलेट पेपर, हर इलेक्टर को एक बैलेट, देखिए अब ये पुराने रूल्स हैं। आज की डेट में तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई हैं। उन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नाम लिखे रहते हैं कैंडिडेट्स के और उनके सामने उनकी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल बना रहता है। तो कांग्रेस होगा तो हाथ बना होगा, बीजेपी होगा तो कमल बना होगा। तो पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पे या फिर आप कैंडिडेट के बेसिस पे, दोनों बेसिस पे आप वोट कर सको, इसके लिए प्रॉपर सिंबल बने हुए होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। बट इससे पहले बैलेट पेपर दिया जाता था और आपको बैलेट पेपर के सामने मार्किंग लगानी होती थी। ठीक है ना? तो आपको बैलेट पेपर दिया जाएगा अंडर रूल 38। ठीक है भाई? फिर उस बैलेट पेपर के हिसाब से आप किसी एक वोटिंग कंपार्टमेंट में जाओगे। आप किसी एक वोटिंग कंपार्टमेंट में तब जाओगे तब कोई दूसरा उस वोटिंग कंपार्टमेंट में ना हो। फिर अपना वोट देने के बाद आप उस बैलेट पेपर को फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल दोगे ताकि कोई और आपके वोट को ना देख पाए।
बाहर निकल के मान लीजिए कोई गुंडा आपको धमका रहा है कि तुमने किस पार्टी को वोट किया, तो तुम उसके फेवर वाली पार्टी भी बोल सकते हो, वो इस बात को वेरीफाई ना कर पाए कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है। तो ये सब कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस, मतलब सेक्शन 39 में इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में प्रोसीजर दे रखा है कि एक्चुअली में हमारे यहाँ पे इलेक्शंस डाले कैसे जाते हैं, मतलब कराए कैसे जाते हैं। ठीक है, फिर जो भी इलेक्टर वोट डालने के लिए जा रहा है, कोई अनड्यू डिले नहीं होना चाहिए। पहले से वहां पे कोई इलेक्टर हो तो आप अंडर नहीं घुसोगे। फिर देखिए खास बात यहाँ पे ये है कि कुछ यहाँ पे इस बात के भी रूल्स बनाए गए जिन रूल्स के हिसाब से आपको वहां पे वोटिंग डालनी है। अगर आपने उस हिसाब से वोटिंग नहीं डाली है तो उस केसेस में जो उस पर्टिकुलर वोटिंग स्टेशन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होगा वो आपके बैलेट पेपर को कैंसिल भी कर सकता है, आपके वोटिंग प्रोसीजर को वायलेट कर सकता है। कैसे? देखिए, आपने कोई वोट डाला बट वोटिंग प्रोसीजर डालते वक्त आपने किसी भी रूल को यहां पे वायलेट किया या किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस को यहां पे वायलेट किया, तो आपके बैलेट पेपर के पीछे वो कैंसल्ड लिख के अपडेट कर सकता है। और कैंसल्ड का मतलब क्या हो गया कि आपका वोट यहां पे काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये नियम कानून है। हालांकि अब इस नियम कानून में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ज्यादा आ गई हैं, यहां पे बैलेट पेपर को रेफर किया जाता है। अब बैलेट पेपर पे वैसे भी वोटिंग नहीं पड़ती है। जनरल स्टडीज पेपर 2 इलेक्शंस और फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर सकते हैं। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। अगर आप किसी भी फॉर्म में हेल्प करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, नहीं तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से करवाइए। ओके, और साथ साथ इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके अपने मैसेजेस भी भेज सकते हैं रेजोल्यूशन के लिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये जो लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस होते हैं, लिंक्स होते हैं, इनको मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। harshitdivedi.com पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगी शाम को करंट अफेयर्स के फॉर्म में। वो करंट अफेयर्स का डेली कंपाइलेशन का जो आर्टिकल होता है उसको आप प्रिंट भी मार सकते हो, और इस पर्टिकुलर पीपीटी की पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मैं अपडेट करवा दूंगा। अब नेक्स्ट ये जो न्यूज है वो है एमपी सस्पेंडेड फ्रॉम राज्यसभा। भाई, तृणमूल कांग्रेस की जो एमपी है शांतनु सेन, इनको मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के बचे हुए कार्यकाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तरकाटी इतना मचाया है कि सस्पेंड कर दिया गया। 4 दिन से राज्यसभा किसी भी प्रकार से फंक्शन नहीं कर पा रही है। पेगासस को लेके राज्यसभा में प्रॉपर मतलब बवाल मचा हुआ है, प्रॉपर केओस टाइप का यहाँ पे मचा हुआ है आपका राज्यसभा के अंदर। तो हुआ क्या है? हुआ कुछ ये है कि भाई मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ये अपना स्टेटमेंट रीड कर रहे थे पेगासस को लेके। इस स्टेटमेंट को रीड करते वक्त ही इनके हाथ से स्टेटमेंट लेके फाड़ दिया शांतनु सेन ने। तो शांतनु सेन के सस्पेंशन के लिए एक मोशन मूव किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स वी मुरलीधरन के द्वारा, और ये मोशन वॉइस वोट से पास हो गया। और यहाँ पे जो बचा हुआ मॉनसून सेशन है इसमें अब शांतनु सेन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब जो वेंकैया नायडू हैं आपके राज्यसभा के चेयरमैन, इनका ये बोलना है कि भाई 3 दिन से राज्यसभा काम नहीं कर रही है। तो एक डिसफंक्शनल पार्लियामेंट भी किस काम की है? अगर अपोजिशन हमको काम ही नहीं करने देगा तो एक डेमोक्रेसी में डिसफंक्शन पार्लियामेंट इज ऑफ नो यूज। ठीक है ना? तो क्या राज्यसभा लोगों के लिए या देश के लिए कुछ कर रही है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर रही। देखिए, असल में बात ये है ना कि ये बात देखा जाए तो वेंकैया नायडू जी की बिल्कुल सही है कि भाई अपोजिशन तरखाट मचाता रहेगा तो काम कैसे किया जाएगा, ये एकदम सही बात है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आजकल अपोजिशन को ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। अब बड़े दिन बाद एक सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, तो उसके चलते यहाँ पे अपोजिशन के एमपीज खूब चिल्ला रहे, जिनको एक ही मौका मिला है उनको यहाँ पे बोलने का। ठीक है, लोकसभा में ज्यादा अपोजिशन हो नहीं पाता है क्योंकि बीजेपी की अच्छी खासी मेजोरिटी है। राज्यसभा में अपोजिशन थोड़ा आप कह सकते हैं कंसिडरेबल है, और वो यहाँ पे काफी बवाल मचा रहे हैं। फॉर्म बिल्स के रिस्पेक्ट में भी आप देखोगे कि राज्यसभा में पिछली बार क्या हुआ था, उस समय डेरेक ओब्रायन न्यूज में थे, इस समय पे शांतनु सेन न्यूज में है। अब यहाँ पे विड्रॉवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स के रिस्पेक्ट में कुछ बात कर लेते हैं, खासकर राज्यसभा में। तो राज्यसभा का ये जो जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसमें रूल नंबर 255 की अगर आप बात करोगे तो उसमें है विड्रॉवल ऑफ द मेंबर से रिलेटेड कानून। याद रखिएगा, ये जो 255 लिखा है ना, ये जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर है राज्यसभा के, और ये जो 256 है ये भी जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर है राज्यसभा के। विड्रॉवल ऑफ द मेंबर रूल 255 में, सस्पेंशन ऑफ मेंबर रूल 256 में। तो रूल 255 में क्या है कि भाई देखिए,
द चेयरमैन में डायरेक्ट एनी मेंबर हुज कंडक्ट इज इन हिज ओपिनियन grossly disorderly to withdraw immediately from the council, and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent him during the remainder of a day's meeting. देखिए, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर मेंबर का कंडक्ट राज्यसभा में सही नहीं है, तो जो चेयरमैन है राज्यसभा का, वो साफ साफ इस पर्टिकुलर मेंबर को बोल सकता है कि यू आर विड्रॉड, मतलब तुम विड्रॉ कर लो काउंसिल से, और उस दिन की राज्यसभा की बैठक में ये पर्टिकुलर मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो वहां से निकल जाएगा। मतलब कि राज्यसभा की उस दिन की जितनी भी मीटिंग बची हुई है, उस मीटिंग में ये राज्यसभा का मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अगर चेयरमैन उसको निकाल देता है, विड्रॉवल दे देता है, क्योंकि उस राज्यसभा के मेंबर ने ग्रॉस मिसकंडक्ट किया। ये रूल 255 में लिखा हुआ है, जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर राज्यसभा में। फिर जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर रूल 256 में क्या लिखा हुआ है? सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर। अभी सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर के लिए प्रॉपर आपको मोशन पास कराना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, द चेयरमैन में इफ ही डीम्स इट नेसेसरी नेम अ मेंबर हु डिसरिगार्ड्स द अथॉरिटी ऑफ द चेयर और अब्यूजेस द रूल्स ऑफ द काउंसिल बाय परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस देयरऑफ। मतलब कि अगर चेयरमैन को लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है राज्यसभा के अंदर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नियम कानूनों को वायलेट कर रहा है, तो भाई उसके लिए सस्पेंशन का मोशन यहां पे इनिशिएट किया जा सकता है। तो चेयरमैन ने मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर मेंबर का नाम दे दिया कि हाँ भाई इसके अगेंस्ट सस्पेंशन का मोशन मूव करना है, तो उस सस्पेंशन के मोशन को मूव किया जाएगा। और अगर वो मूव हो जाता है, पास हो जाता है, जैसे कि इस केस में शांतनु सेन जी के अगेंस्ट पास किया गया है, तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको सस्पेंड किया गया है, वो जितना भी सेशन का ड्यूरेशन बचा हुआ है, उस सेशन ड्यूरेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता राज्यसभा की मीटिंग में। तो शांतनु सेन टेक्निकली जितना भी मॉनसून सेशन बचा हुआ है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन एट एनी मोमेंट यही काउंसिल ऑफ स्टेट एक मोशन के थ्रू फिर से शांतनु सेन के इस सस्पेंशन को टर्मिनेट भी कर सकता है। मतलब अभी के लिए एक वॉइस वोट से मोशन पास करा के शांतनु सेन को पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया बचे हुए मॉनसून सेशन में, तो आगे आने वाले समय में फिर से अलाउ भी किया जा सकता है शांतनु सेन को इसी राज्यसभा के मॉनसून सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर फिर से एक मोशन पास करा दिया जाता है तो। ठीक है, और अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट सस्पेंशन का मोशन पास हो जाता है राज्यसभा के रूल 256 के अंडर, तो उसको फिर राज्यसभा को छोड़ के जाना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये नियम कानून है। तो रूल 255 और रूल 256 ऑफ द राज्यसभा जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनसून रिवाइवल सीज राइज इन एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट। भैया मानसून अलग ही प्रकार से यहाँ पे एक्ट कर रहा है। देखिए जून में तो ज्यादा पानी बरसा नहीं, मैं खुद मुंबई में रहता हूँ और मुंबई में अच्छा खासा पानी बरसता है जून में, बट मैंने इस चीज को नोटिस किया और बहुत सारे मतलब ये तो नोटिस हुआ है कि जून में भाई मुंबई में ज्यादा पानी बरसा नहीं है, बट जुलाई के सेकंड वीक से तो ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ सी आ गई है, और कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स है मुंबई में जहां जरूरत से ज्यादा पानी बरसा है। और सिर्फ मुंबई नहीं, साउथ पेनिनसुला में 29% ज्यादा बारिश देखने को मिली है फ्रॉम नॉर्मल इन द पीरियड ऑफ 1 जून टू 23 जुलाई। 1 जून से लेकर 23 जुलाई में जो पूरा हमारा साउथ पेनिनसुला का रीजन है, यहाँ पे 29% सॉरी ज्यादा बारिश देखने को मिली है नॉर्मल से। किस टाइम पीरियड में? 1 जून से लेकर 23 जुलाई के टाइम पीरियड में। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करो और सेंट्रल इंडिया की बात करो, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 10% का रेनफॉल डेफिसिट देखने को मिला है और सेंट्रल इंडिया में 2% का रेनफॉल डेफिसिट देखने को मिला है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 14% का रेनफॉल डेफिसिट देखने को मिला है। ओके, तो डेफिसिट्स भी देखने को मिल रहे हैं और कुछ जगहों पे एक्सेसिव रेनफॉल देखने को मिल रही है। जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर है, यहाँ पे पिछले 24 घंटों में 60 सेंटीमीटर की बारिश हो गई है। तो भैया ऑल टाइम रिकॉर्ड टूट गया है आपका महाबलेश्वर का। तो बहुत ही एराटिक पैटर्न में इस बार हमको यहाँ पे बारिश देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के, ठीक है ना, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आप कह सकते हो कि रेनफॉल नॉर्मल से थोड़ी कम है, बाकी 31 में एक्सेस रेनफॉल्स रिपोर्ट की गई है। कहां पे? महाराष्ट्र में। और उसके साथ साथ अगर आप यहां देखो तो साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो अरेबियन सी में साइक्लोन की जो बढ़ने का रेट है वो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन के बढ़ने के रेट से बहुत ज्यादा है। ये तो देखिए आपको पता ही है कि ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग के चलते साइक्लोन्स का इंसिडेंस बढ़ गया है। लेकिन अगर अरेबियन सी की बात की जाए तो 2001 से लेकर 2019 में अरेबियन सी में 52% इंक्रीज हुआ है इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन। वहीं पे बे ऑफ बंगाल की अगर आप बात करो, ओके, 1982 से 2002 में
तो 8% डिक्रीज हुआ है बे ऑफ बंगाल में। तो बेसिकली क्लाइमेट डायनेमिक्स की जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है उसने यही बोला है कि 2001 से लेके 2019 में जो अरेबियन सी में साइक्लोन्स की आने की फ्रीक्वेंसी है वो 52% बढ़ी है। किस पीरियड के रिस्पेक्ट में? 1982 से लेके 2002। तो 1982 से 2002 से कंपैरिजन हो रहा है किसका? 1982 से लेके 2002 में जितने साइक्लोन आए अरेबियन सी में, अगर इसको कंपेयर करो 2001 से लेके 2019 में, तो 2001 से लेके 2019 में 52% ज्यादा साइक्लोन्स आए अरेबियन सी में, जबकि बे ऑफ बंगाल में 8% कम साइक्लोन्स आए। ऐसा क्लाइमेट डायनेमिक्स का बोलना है। तो साइक्लोन की इंटेंसिटी भी अरेबियन सी में बढ़ी है और उसके साथ साथ साइक्लोन का ड्यूरेशन भी बढ़ा है। अब बहुत लंबे समय तक ये साइक्लोन्स एग्जिस्ट करते हैं, काफी तरखाट मचाते हैं, अरेबियन सी से खूब सारा मॉइस्चर लेके आते हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स करवाते हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे, जिससे काफी तबाही मचती है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फिनोमेना में एक चीज आपको काम है। देखिए हमारा ईस्टर्न कोस्ट तो वैसे ही साइक्लोन्स के लिए फेमस है, बट वेस्टर्न कोस्ट में अरेबियन सी में भी अब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी देखने को मिल रही है साइक्लोन्स की। ये एक प्रॉब्लमैटिक फैक्टर है यहां पे। फिर लैंडस्लाइड्स, हैवी रेन किल नियरली 16 महाराष्ट्र। देखिए भाई पानी तो तगड़ा बरस ही रहा है, जैसा कि अभी हमने पिछली ही इस न्यूज में बात की कि भाई तगड़ा पानी बरसा है। उसके चलते इस रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स की वजह से महाराष्ट्र में 129 लोगों की जानें गई हैं पिछले 2 दिनों में, ठीक है। 129 पीपल, बहुत बड़ा नंबर है ये। एक लैंडस्लाइड हुई है रायगढ़ की डिस्ट्रिक्ट में, तलाई विलेज में, तलाई विलेज है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो 38 लोगों की डेथ हुई यहाँ पे। मुंबई से बिल्कुल चिपका हुआ है ये आपका रायगढ़ का डिस्ट्रिक्ट, मुंबई के इनफैक्ट कुछ इलाके रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आते हैं। तो भाई आप कह सकते हो कि बहुत सारे रोड्स यहाँ पे उखड़ गई हैं फ्लड वाटर में। तलाई विलेज में लैंडस्लाइड हो गई, 38 लोग की तो सीधे सीधे जान चली गई। इतना हैवी रेनफॉल हुआ है कि चलो रोड और रेल ट्रैफिक तो यहाँ पे लगा ही लगा। रोड और रेल ट्रैफिक लॉन्ग टर्म में इसलिए नहीं खलता, रीजन भी उसमें जान की वो नुकसान नहीं होता, बट यहाँ पे जान माल का काफी नुकसान हो रहा है। तो भाई लॉस ऑफ लाइफ को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख का कंपनसेशन और राज्य की तरफ से 5 लाख का कंपनसेशन अनाउंस किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड सब यहाँ पे एक्शन में आ चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस चालू हैं। इतनी भयंकर बारिश हुई है कि पूछो मत, मतलब हालात काफी खराब है यहाँ पे। ओवरऑल आप देख सकते हो कि अगर साउथ मुंबई में चले जाओ तो दादर के आसपास, अंधेरी के आसपास बिल्कुल फ्लड जैसी सिचुएशन आ रखी है, थाने के आसपास, ठीक है। तो ये हालात चल रहे हैं यहाँ पे। हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश रुके और थोड़ा सा चीजें स्टेबलाइज हों। जनरल स्टडीज पेपर 3 में डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट में चीज काम आएगी। लैंडस्लाइड्स तो वैसे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और अगर ये लैंडस्लाइड्स बिल्कुल ही इंटेंसिव, मतलब एक ऐसे इलाके में हो जाएं जहां पे अच्छी खासी आबादी रहती हो, तो इनका जो इम्पैक्ट है वो काफी डिवास्टेटिंग और क्रूअल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं MVA गवर्नमेंट टू ज्वाइन क्लाइमेट ग्रुप्स EV 100 ड्राइव। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की पॉलिसी को प्रोमलगेट किया था। इसके बारे में आपको मैंने बात की थी जब ये न्यूज आई थी, और अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की पॉलिसी को आए हुए, और अब महाराष्ट्र की सरकार ने क्लाइमेट ग्रुप के EV 100 कैंपेन के साथ भी हाथ मिलाया है। अगर आप क्लाइमेट ग्रुप की बात करो तो ये इंटरनेशनल नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनीज और राज्य की सरकार के बीच में काम करेगा। तो राज्य की सरकार अपने डोमेन में प्राइवेट कंपनीज को किस प्रकार से ये इंसेंटिव दे सके कि ये प्राइवेट कंपनीज और जो सरकारी भी बसें वगैरह चलती हैं और व्हीकल्स चलते हैं, इनकी फ्लीट्स को इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में चेंज किया जा सके, इसकी यहां पे बड़ी कोशिश है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो पॉलिसी है, ये एक ऐसी पॉलिसी महाराष्ट्र की राज्य सरकार और भी बहुत सी राज्य सरकारों, जो हमारी केंद्र की सरकार है, वो इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की पॉलिसी को बहुत मिशन मोड में इंप्लीमेंट करने के मूड में है। आप मुझे नीचे बिना कुछ सर्च मारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी मेमोरी के बेसिस पे याद दिला के बताइए कि भारत सरकार की वो कौन सी स्कीमें हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने चलाई हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं देखना चाहता हूं कि आपको चीजें कितनी याद रहती हैं। ओके, तो महाराष्ट्र की सरकार का टारगेट क्या है कि भाई 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स महाराष्ट्र की सड़कों पे बिल्कुल नॉर्मल, मतलब उसमें दिखने चाहिए, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का चलना। आज की डेट में तो देखिए पेट्रोल डीजल की कार्स बहुत कॉमन है, इलेक्ट्रिक कार्स देखिए बहुत कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन बहुत मेजर स्केल पे इलेक्ट्रिक कार्स को यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश कर रही है केंद्र की सरकार भी और महाराष्ट्र की राज्य की सरकारें भी।
तो महाराष्ट्र की जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी है, तो 2025 तक 25% इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे व्हीकल्स का। ओके, जब ये पॉलिसी नोटिफाई किया गया था तो ये बोला गया था कि 6 महीने के अंदर जो भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, डिलीवरी और लॉजिस्टिक प्लेयर्स हैं, मोबिलिटी एग्रीगेटर्स हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ट्रांजिशन प्लान्स लाएंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट माइल डिलीवरी व्हीकल्स की बात हो रही है। अब ये लास्ट माइल डिलीवरी व्हीकल्स क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया, या फिर मान लीजिए आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया। अमेजोन से आपने मान लीजिए कि एक चेस बोर्ड मंगवाया, आपको चेस खेलने का शौक है, आपने एक चेस बोर्ड मंगाया अमेजोन से। अब मान लो मैं मुंबई में रहता हूं, मैंने चेस बोर्ड मंगाया और अमेजोन के पुणे के एक उनके रिटेल शॉप में, या फिर कह लीजिए उनके गोडाउन में, अमेजोन के गोडाउन में पुणे में वो चेस बोर्ड है, तो वो पुणे से चेस बोर्ड निकलेगा, आपका अमेजोन के मुंबई के नोडल सेंटर पे पहुंचेगा और वहां से एक व्हीकल उस चेस बोर्ड को अपनी गाड़ी में रखेगा, मेरे पास लेके आएगा। तो वो जो लास्ट लेग होता है ना डिलीवरी का, जिसमें लास्ट माइल डिलीवरी होती है, मतलब फाइनली वो प्रोजेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, उसको लास्ट माइल डिलीवरी बोलते हैं। वहां पे जिन व्हीकल्स का प्रयोग होता है ना, उनको आप लास्ट माइल डिलीवरी व्हीकल्स भी बोल सकते हो। तो जितनी भी ई कॉमर्स कंपनी है, जितने भी लॉजिस्टिकल प्लेयर्स हैं, जितने भी मोबिलिटी एग्रीगेटर्स हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ट्रांजिशन प्लान्स को मेजर स्केल पे इंप्लीमेंट करेंगे। एक्चुअली में ये व्हीकल्स की तादाद बहुत ज्यादा है, और अगर महाराष्ट्र की सरकार इस प्रकार के व्हीकल्स को एक मिशन मोड में टारगेट करती है और इनको इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे लाने की कोशिश करती है, तो एक बड़ा बूस्ट मिलेगा यहाँ पे। तो डेफिनेटली दिस इज अ गुड वे टू मूव फॉरवर्ड। महाराष्ट्र की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 25% इलेक्ट्रिफिकेशन करेगी लास्ट माइल डिलीवरी व्हीकल्स का 2025 तक, और 2030 तक नॉर्मल कर केसेस में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स महाराष्ट्र की सड़कों पे कॉमन हो जाएं। ये महाराष्ट्र की सरकार की यहाँ पे टारगेट है। इंस्टॉलिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने आप में एक ट्रिकी चीज है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप लेके आ रहे हो, तो भाई चार्जिंग स्टेशन भी होने चाहिए। जिस प्रकार से सीएनजी को चलाने के लिए गैस चाहिए, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चलाने के लिए भाई उसकी बैटरी को आपको रेगुलरली चार्ज करना पड़ेगा, तो चार्जिंग स्टेशंस भी यहाँ पे चाहिए होंगे। इंडिया अगर ई मोबिलिटी को यहाँ पे अडॉप्ट कर लेता है तो काफी फायदा होने वाला। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर अगर हम अपने खुद के ई व्हीकल्स बनाते हैं, तो भाई हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमारी जीडीपी का 25% भी हो सकता है 2022 तक। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने के और भी बहुत से फायदे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते हैं तो हमारी जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल डीजल पे चलने के बजाय इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगी, और ये इलेक्ट्रिसिटी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे से बनाई जाएगी, सोलर एनर्जी से बनाई जाएगी, विंड एनर्जी से बनाई जाएगी, हाइड्रो पावर से बनाई जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, कोल की इलेक्ट्रिसिटी को तो नहीं इस्तेमाल करोगे आप, नहीं तो फिर ओवरऑल पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। कोल वैसे ही बहुत पॉल्यूशन करता है, और इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए तो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिन्यूएबल एनर्जी से चला पाते हैं तो हम अपने ऑयल इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं। 2020 तक इंडिया $60 बिलियन के ऑयल इंपोर्ट को कम कर सकता है। अभी के लिए जितना भी ऑयल इंपोर्ट होता है, 82% ऑफ द इंडियंस ऑयल डिमांड इज फुलफिल्ड बाय इंपोर्ट्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल जब इस्तेमाल करेंगे तो ऑयल और डीजल पेट्रोल पे चलने वाले व्हीकल्स कम हो जाएंगे, तो $60 बिलियन ऑयल इंपोर्ट्स में हमारा खर्चा बचेगा। और इलेक्ट्रिसिटी को एज अ फ्यूल यूज करने से 1.1 रुपया प्रति किलोमीटर का खर्चा आएगा। तो इस रेट पे हर 5000 किलोमीटर जो आप चलोगे ना, उस पे आप 20,000 रुपया बचाओगे। और प्रति साल 3% जीडीपी को जो लॉस हो रहा है ना एयर पॉल्यूशन के चलते, वो भी आपका बच जाएगा। तो बड़े यहां पे आप कह सकते हो कि एक्सपोनेंशियल अच्छे इफेक्ट्स हैं। किस चीज के अच्छे इफेक्ट्स हैं? कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिफिकेशन करते हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करते हो हमारी सड़कों पे, इसके बहुत ही पोटेंशियल अच्छे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में न्यूज काम आएगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्लिया अगेंस्ट एनजीटी बैन ऑन फायर क्रैकर्स इन दिल्ली। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए आपको मैं बता दूं, कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान नेशनल कैपिटल रीजन में और एनसीआर के जितने भी आसपास के सिटीज और टाउन्स हैं, ठीक है, इनफैक्ट पूरे देश के जितने भी सिटीज और टाउन्स और एनसीआर रीजन में जहां जहां पे भी एम्बिएंट एयर क्वालिटी पुअर है या फिर पुअर से भी गई गुजरी है, वहां पे आप पटाखे को ना जला सकते हो ना ही उनको बेच सकते हो। तो वो इलाके, लखनऊ जैसे इलाके और देश के जितने भी इलाके हैं जहां पे एयर क्वालिटी बहुत गंदी है, वहां पे पटाखे का सेल बैन है, पटाखे जलाना बैन है। ये नियम कानून किसने इंप्लीमेंट किया? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इंप्लीमेंट किया। अब बहुत सारे पटाखे के विक्रेता सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन लेके पहुंचे
और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने बोला कि माई बाप, हमारी जो अर्निंग्स है वो बंद हो गई, हम बर्बाद हो गए, हम सड़क पे आ गए, इस पटाखे की सेल को अलाउ करिए, ये हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट इस प्रकार का बैन। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं एम खानविलकर साहब, इन्होंने बोला कि देखिए पटाखों के जलने से एयर पॉल्यूशन होता है और एयर पॉल्यूशन से लंग्स को खतरा है। यह बात जानने के लिए हमें किसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। साफ साफ यहां पे यह बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि एनजीटी का ये जो बैन है फायर क्रैकर्स की सेल के ऊपर और फायर क्रैकर्स को फोड़ने के ऊपर उन जगहों पे जहां पे एयर क्वालिटी बहुत पुअर है या उससे ज्यादा है, ये बिल्कुल सही है। एनजीटी ने दिसंबर 2020 में जो ऑर्डर दिया था, साफ साफ बोला था कि केवल क्रिसमस और न्यू ईयर में पटाखे अलाउड हैं, वो भी रात के 11:55 से लेकर सुबह 12:30 बजे तक, बस, ठीक है ना। और वो भी उन जगहों पे जहां पे एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉडरेट है या फिर उससे कम खराब है एयर। जहां पे भी एम्बिएंट एयर क्वालिटी पुअर या उससे ज्यादा है बेकार, वहां पे आप पटाखे नहीं जला सकते। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को साफ साफ क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस गए थे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की तरफ से कि तुम्हारे इलाके में कोई भी फायर क्रैकर बिकने नहीं चाहिए, और अगर कोई बेच रहा है उसके ऊपर हैवी कंपनसेशन लगाओ। और अगर ऑर्डर्स फॉलो नहीं हुए तो सबसे पहले किसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? डीएम साहब को। तो डीएम साहब दौड़ दौड़ के सारी पटाखे की दुकानें बंद करवाएंगे। डीएम साहब सीधे डीजीपी या फिर जो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा उसको बुलाएंगे और कहेंगे बंद करो पटाखे की सेल। और अगर नहीं बंद होता है तो सबसे पहले डंडा आएगा डीएम साहब के पास, उसके पास बाकी जो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके पास जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पटाखे बेचना तो लिटरली इम्पॉसिबल किया जा रहा है। वो देखिए सही भी है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि देखिए ये जो राइट टू बिजनेस है ये एब्सोल्यूट नहीं है। आपको राइट टू बिजनेस में ये भी देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस के चलते किसी और की जिंदगी पे तो इंपैक्ट नहीं आ रहा है। अभी आपके बिजनेस के चलते किसी और की हेल्थ खराब होने लगेगी तो आप अपने बिजनेस को जस्टिफाइड नहीं बोल सकते। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और सजेशन दिया है। आर्टिकल 25 को आर्टिकल 21 से कंपेयर किया। अब फॉर एग्जांपल आर्टिकल 25 है राइट टू रिलीजन। अब अगर आप अपना रिलीजन की फ्रीडम को प्रैक्टिस कर रहे हो और इस प्रैक्टिस करने के चलते किसी और की राइट टू लाइफ पे इफेक्ट आ रहा है तो उस चीज को रोका जा सकता है। तो इफ अ पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस इज थ्रेटनिंग द हेल्थ एंड लाइव्स ऑफ पीपल, सच प्रैक्टिस इज नॉट टू बी एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 25। तो भाई किसी हिंदू फेस्टिवल में रामायण रखवाई गई और रामायण जो बोली जा रही है वो आपने लाउड स्पीकर लगा दिया अपने घर के ऊपर, पूरे मोहल्ले को सुनाई पड़ रहा है और सुबह शाम रात भर रामायण चल रही है। साथ साथ मुस्लिम्स में आपको पता है कि अजान होती है सुबह सुबह। अब उस अजान के चलते लाउड स्पीकर पे अजान सुनाई जा रही है, तो मॉस्क के बगल में मान लीजिए कोई ऐसा एल्डरली कपल रहता है जिसको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी हेल्थ पे बात आ रही है, तो इस प्रकार के रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं जिनके चलते आवाज आती है आसपास के लोगों को और वो आवाज उन बूढ़े लोगों की या फिर किसी सिख लोगों की हेल्थ के साथ इंटरफियर करती है, तो आर्टिकल 21 के अंदर आर्टिकल 25 के इस राइट टू रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो अगर आर्टिकल 21 के लिए आर्टिकल 25 को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है तो ऑब्वियस ही बात है साफ हवा के लिए, लोगों की हेल्थ को बचाने के लिए ये जो बिजनेस करने का राइट है ना अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो अगर आर्टिकल 21 के लिए आर्टिकल 25 को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के लिए आर्टिकल 21 के लिए आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के अंदर इन पटाखे के ट्रेडर्स के पास पूरा राइट है कि वो ट्रेड कर सकते हैं, पटाखे बना सकते हैं, बट इनके पटाखे हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंसान की जिंदगी को और इसकी हेल्थ को खतरा पहुंचा रहे हैं, तो आर्टिकल 21 के अंदर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के नियम कानून जो भी आपके राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन में चीज आपको काम आएगी। आर्टिकल 25, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी का एग्जाम्पल याद रखिएगा, कहीं कोट करेंगे नंबर अच्छे मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञानवापी मॉस्क गिव्स लैंड नियर आईटी नियर इट फॉर काशी टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। देखिए ज्ञानवापी मॉस्क और काशी विश्वनाथ टेम्पल ये काफी आपस में एक दूसरे के आसपास है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एंड एनालिसिस। इसके साथ साथ ज्ञानवापी मॉस्क, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मार दीजिए यूट्यूब में, आपको रेलेवेंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो एक ज्ञानवापी मस्जिद वाला पूरा का पूरा मैटर क्या था, कुछ पहले ये काफी वायरल था न्यूज में, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब रिसेंटली हुआ यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद के पास की थोड़ी बहुत जमीन काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट को दे दी गई है। क्यों?
ताकि काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट अपना कॉरिडोर प्रोजेक्ट इसमें बना सके। पहले ये जमीन एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाने के लिए दी थी ज्ञानवापी मस्जिद ने, अब ये जमीन काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए दी गई है। और ऐसा नहीं कि इसके बदले में काशी ज्ञानवापी मस्जिद को कोई जमीन नहीं मिली है, इसके बदले में भी इनको एक जमीन मिली है। हाँ, अब ये अलग बात है कि जो जमीन मॉस्क ने दी है वो 1700 स्क्वायर फीट की, जो जमीन मिली है वो 1000 स्क्वायर फीट की है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ज्ञानवापी मॉस्क की जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है और जो काशी विश्वनाथ टेम्पल की जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, हो सकता है बैक एंड से इनके बीच में कोई निगोशिएशन चल रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर। एक्चुअली में भी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना 1991, ये काफी न्यूज में रहा है। आपसे एक सवाल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या बोलता है, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। हुआ ये था कि एक लोकल कोर्ट है वाराणसी में, इस लोकल कोर्ट वाराणसी में बोला कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक सर्वे कराया जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो ज्ञानवापी मॉस्क जिस जमीन पे बना है, क्या इस जमीन पे पहले कोई मंदिर था, क्या इस मंदिर को तोड़ के ज्ञानवापी मॉस्क बनाया गया है। और जब लोकल कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्टिव आए ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास, तो बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ऑन बिहाफ ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क वो हाईकोर्ट में चले गए और हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने बोला कि भाई देखिए, इस प्रकार की सर्वे सही नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वॉयलेशन है। हमारी आजादी के बाद एक कट ऑफ ईयर फिक्स किया गया, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वो कट ऑफ ईयर क्या है। और उस कट ऑफ ईयर के बाद से जिस पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस को जिस धर्म के साथ एसोसिएट किया, उसी धर्म के साथ उसको एसोसिएट किया जाएगा। इस बात पे कोई ज्यादा इंक्वायरी नहीं की जाएगी कि क्या उस धार्मिक स्थल से पहले कोई दूसरा धार्मिक स्थल था, किसी दूसरे धर्म का धार्मिक स्थल था। आपको पता है कि हमारे देश में ये दिल्ली सुल्तान के जो रूलर्स आए और बहुत सारे जो मुगल रूलर्स आए, औरंगजेब वगैरह, इन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए और उसके बजाय मॉस्क बनवा दिए। तो अब वहां पे मॉस्क है, तो अब ये तो कोई ऑप्शन है नहीं कि आप मॉस्क तोड़ के वहां पे मंदिर बनवाने लगो, ठीक है। तो फिर वही दंगे वगैरह भड़केंगे। तो इस रिस्पेक्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने एक पर्टिकुलर ईयर तय किया और उस ईयर के बाद ये बोला गया कि उस ईयर में जिस पर्टिकुलर रिलीजियस साइट को जो भी रिलीजियस के साथ एसोसिएट किया गया वही उसका रिलीजन रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा, उसमें कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी। लेकिन इंक्वायरी यहां पे हो रही है ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ लोकल कोर्ट इन वाराणसी। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ फाइनल नुएंसेस मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, थोड़ा अपना भी दिमाग दौड़ाइए, थोड़ी आपकी इससे प्रैक्टिस होगी। अभी ये केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है और अभी बैक चैनल से ज्ञानवापी मॉस्क और काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बीच में एक डीलिंग हुई है, जिसके बदले कुछ लैंड बदला गया है। इस प्रकार की डीलिंग्स अच्छी हैं, इन डीलिंग्स के दम पे आगे आने वाले समय में म्यूचुअली कंसेंशुअल तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ठीक है। और रिलीजन के नाम पे यहाँ पे लड़ाई को अवॉइड भी किया जा सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नीम हंस सजेस्ट गेटकीपर मॉडल। देखिए, नीम हंस है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर। इसने गेटकीपर मॉडल को यहाँ पे प्रमोट किया। अभी क्या है ये गेटकीपर मॉडल? गेटकीपर मॉडल में चलते ये बोला गया है कि प्रिजन्स में कुछ गेटकीपर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, कुछ सिलेक्टेड इनमेट्स को जो कि उस प्रिजन के अंदर सजा काट रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इनका काम क्या होगा? इनका काम ये होगा कि उसी जेल में वो लोग जो कि मेंटली अनस्टेबल हैं, वो लोग जो कि ऑलमोस्ट पागल हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करो। वो लोग जिनको सच में मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है और उस मेंटल हेल्थ इशू को एड्रेस करने के लिए उन लोगों को जेल से निकाल के किसी प्रॉपर मेंटल हेल्थ केयर के संस्थान में एडमिट किया जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अक्सर कर हमने देखा है कि हमारे प्रिजन्स के अंदर जो सुसाइड की वारदातें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये सुसाइड की वारदातें ना हो और जो लोग मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट और सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो ऐसे प्रिजनर्स जो कि सुसाइड के वर्ज पे पहुंच रहे हैं, जिनका मेंटल हेल्थ बैलेंस बिगड़ रहा है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ गेटकीपर्स यहां पे आइडेंटिफाई किए जाएंगे गेटकीपर मॉडल में। ये किसने रिकमेंड किया है? ये बोला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर ने, निमहंस। तो ये निमहंस नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है बेंगलोर में बेस्ड है, इसका काम है भाई प्रिजनर्स की जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं इनको टेकअप करना। हालांकि निमहंस ओवरऑल मेंटल हेल्थ के इश्यूज को देखता है, प्रिजनर्स और प्रिजन स्टाफ के मेंटल हेल्थ के इश्यूज को देखना भी इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए एक बैंगलोर प्रिजन मेंटल हेल्थ स्टडी कराई गई थी और इसमें बोला गया था कि भाई मेंटल इलनेस बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है जेल के स्टाफ में और इसको एड्रेस करना भी यहाँ पे उतना ही ज्यादा जरूरी है।
ठीक है भाई, ये बात यहाँ पे बताई गई है। फिर इस प्रकार के जो भी इनिशिएटिव्स चलाए जाएंगे प्रिजनर्स के लिए जो कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं जब वो जेल में बंद है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के साथ जोड़ना, ये भी यहाँ पे एक इनिशिएटिव है। कम्युनिस्ट बेस्ड प्रोग्राम के साथ जोड़ना, कुल मिला के यहाँ पे बड़ी सिस्टम है। ये बड़ी होते हैं ना कि आपके दोस्त, आपके साथ आसपास के लोग आपकी मदद करते हैं, तो ऐसा ही बडीज आपके इस जेल में आइडेंटिफाई किए जाएंगे, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो बडीज हैं, ये लिसनर्स हैं, वो उसी जेल में सजा काट रहे लोग होंगे। इन बडीज को ट्रेन किया जाएगा। ये बडीज रेगुलरली देखते रहेंगे कि उस जेल में किस पर्टिकुलर पर्सन को इस हद तक मेंटल प्रॉब्लम हो रही है कि वो सुसाइड कर सकता है, किसको अर्जेंट बेसिस पे हेल्थ केयर की यहाँ पे जरूरत है, हेल्थ सपोर्ट की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है भाई, अब कोविड-19 के वायरस ने तो दुनिया भर पे बवाल मचाया है और प्रिजन्स और करेक्शनल फैसिलिटीज में भी इफेक्ट आया है। कोविड-19 का वायरस ज्यादा ना फैले प्रिजनर्स के बीच में, इसके लिए तो पुख्ता इंतजाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब कितने इंतजाम हुए इस बात की तो कोई देखिए ज्यादा गारंटी है नहीं, बट कोविड-19 को प्रिजनर्स में फैलने से रोकना और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज को प्रिजनर्स के बीच में फैलने से रोकना, ये दो अभी के लिए प्रिजनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं प्रायोरिटीज हैं जो कि टेकअप करने की कोशिश कर रही है हमारी जुडिशियल और हमारी एग्जीक्यूटिव। इसके लिए अब देखिए, ई मुलाकात नाम का जो इनिशिएटिव है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में होता ये है कि प्रिजनर्स का मेंटल हेल्थ हम लोग तब सही कर सकते हैं जब उन प्रिजनर्स को लगे कि हाँ भाई उनकी चिंता करने के लिए भी कोई है। तो ऐसे केसेस में समय समय पे उनकी घर वालों से उनकी बातचीत करा देना। अब कोविड-19 के चलते हो सकता है घर वाले विजिट ना कर पा रहे हो जेल में, तो फोन के थ्रू या वीडियो कॉलिंग के थ्रू उनकी तरह बात करा देना, इससे भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। तो यहाँ पे ई प्रिजन्स इनिशिएटिव चलाया गया है। इसमें एक मॉड्यूल है ई मुलाकात मॉड्यूल। तो ई मुलाकात मॉड्यूल में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया जाएगा जहां पे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फिर प्रिजनर्स के जो भी एडवोकेट्स हैं वो प्रायर अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, प्रिजनर्स के साथ रेगुलर बेसिस पे बातचीत कर सकते हैं। और ये बातचीत में जो मीडिएटर प्लेटफॉर्म होगा वो होगा नेशनल प्रिजनर्स इंफॉर्मेशन पोर्टल। यहाँ पे वीडियो फैसिलिटी भी होगी, वीडियो कॉल फैसिलिटी भी होगी, वॉइस कॉल फैसिलिटी भी होगी। तो अगर ये चीज हम करवा सकते हैं दैट विल बी वेरी गुड। मतलब ई प्रिजन्स इनिशिएटिव के अंदर ये जो ई मुलाकात इनिशिएटिव है, इट हैज द पोटेंशियल टू सॉल्व मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिजनर्स इन इंडिया। अगर आप नीम हैंस की बात करो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है बेस्ड है बेंगलुरु इंडिया में। एपेक्स सेंटर है फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस एजुकेशन इन द कंट्री। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला इस नीम हंस को और ऑपरेट करता है ऑटोनोमसली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नीम हंस के बारे में ये बेसिक जानकारी जरूर याद रखना, किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। सुसाइड प्रिवेंशन के लिए हमारे देश में क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, तो पहला है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, याद रखिएगा। एक प्रोग्राम किरण चलाया गया था मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ये एक 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन है जो कि उन लोगों को सपोर्ट देती है जो कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट से गुजर रहे हो। और एक मनोदर्पण इनिशिएटिव चलाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये साइको सोशल सपोर्ट देता है स्टूडेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को, टीचर्स को जिनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई है कोविड-19 के समय पे। तो 3 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं सुसाइड प्रिवेंशन के लिए, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, किरण और मनोदर्पण। किरण मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर है, मनोदर्पण मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है। क्या इनके काम है, अगर आप याद रख सको और रेलेवेंट क्वेश्चन में आंसर्स की तरह कोट कर सको, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन कैटरिंग सम एक्स्ट्रा नंबर्स। जनरल स्टडीज पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज हेल्थ में न्यूज आपको काम आएगी। और फाइनली लास्ट न्यूज, भैया जी जिनपिंग तिब्बत पहुंचे हैं दौरा लगाने के लिए। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर तक आए थे जी जिनपिंग, तिब्बत पहुंचे। ये 21 जुलाई को 3 दिन के विजिट पे आए हैं। जब से ये जनरल सेक्रेटरी बने हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, तब से आप कह सकते हो कि पहली विजिट है इनकी इन द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। पिछली बार ये 2011 में आए थे जब ये चाइना के वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है ना, आप कह सकते हो कि ये विजिट 60th एनिवर्सरी थी द पीसफुल लिबरेशन ऑफ तिब्बत की। पीसफुल लिबरेशन ऑफ तिब्बत का क्या सीन है, तो भाई 23 मई 1951 को 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके चलते चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था। इस 17 पॉइंट एग्रीमेंट को दलाई लामा ने रिजेक्ट किया था। दलाई लामा भाग के इंडिया आ गए थे। इन्होंने बोला कि ये चाइना की मिलिट्री है, ये जबरदस्ती हमारे ऊपर अपनी आइडियोलॉजी को इम्पोज कर रही है। मिस्टर जी जिनपिंग यहाँ पे आए और तिब्बत मिलिट्री कमांड के सोल्जर्स के साथ बातचीत की। अभी इसी तिब्बत मिलिट्री कमांड में तिब्बतन सोल्जर्स ही हैं।
अब उनको कल्चरली और सोशली और डेमोग्राफिकली चेंज करने की कोशिश कर रहा है चाइना। अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की मिलिट्री आइडियोलॉजी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, ये सब चीजें हो रही हैं। फिर चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप ने 435 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन भी यहाँ पे बिछाई है, जो कि तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन को, ठीक है, बॉर्डर सिटी ऑफ निंगची के साथ जोड़ती है, ठीक है। तो इसकी मतलब जो रेलवे कंस्ट्रक्शन हुई है, इसको भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंस्पेक्ट करने के लिए आए। तो जो सिचुआन तिब्बत रेलवे है, ये जो निंगची टाउन है, निंगची टाउन पे आके रेलवे स्टेशन को इंस्पेक्ट किया, सिचुआन तिब्बतन रेलवे को इंस्पेक्ट किया, यालुंग जांगपो रिवर के ऊपर ये जो न्यांग रिवर ब्रिज बना है, इसको इंस्पेक्ट किया शी जिनपिंग ने। तो कुल मिला के देखिए, इस प्रकार की जो हेड ऑफ स्टेट्स की जो विजिट होती है ना, वो वहां पे जो पोस्टेड स्टाफ है उनके मोराल को बूस्ट करने के लिए होती है। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज और इंडियाज इंटरेस्ट इन डायस्पोरा में न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको काफी कुछ चीजें यहाँ पे जानने को मिली हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। गुड बाय, टेक केयर।